हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। हमने कल एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, अपॉइंटमेंट मैनेजर रेमुनरेशन वाला। अच्छा चैप्टर था, इजली हो गया। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में छोटे छोटे सेक्शंस है, उसमें क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। उसमें से 6 से 7 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस बार एग्ज़ाम में 10 नंबर तक का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो छोड़ के जाना सेक्शन नहीं है वो। चलो सर। सर, मैंने कल एक डिस्कशन में डाला था कि क्या क्या हमारा बचा हुआ है, वो मैं देखा वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मिसलेनियस आज ही मैं ख़त्म कर दूँगा। मिसलेनियस, हाँ, टॉपिक है मिसलेनियस में। आई थिंक निधि कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, रजिस्टर वैल्यूअर, रिमूवल ऑफ नेम। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब 5 चीज़ है इसमें पढ़ने के लिए। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, लिमिटेड चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम वास्ट है, सब लिमिटेड है। मैंने प्रॉपर अच्छे नोट्स बना लिए इसके लिए। हाँ, अब ये बोलोगे आप सर अपने ये छूट गया पढ़ाना, ये छूट गया पढ़ाना, देखो ये ऑलरेडी 4 से 5 या 6 नंबर के बीच में आते हैं। ठीक है, 5 नंबर मान लो, चलो 5 नंबर में आता है। और ये निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, रजिस्टर वैल्यू, डेवलप नेम कंपनी, ये सारे मिसलेनियस में ही आते हैं। तो आईसीआई इससे पूछता भी है ना, तो कहते नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर नहीं जाता ज़्यादा। जैसे अभी रजिस्टर वैल्यू पूछ दिया था, तो उसकी पेनल्टी इंपॉर्टेंट होती है कि रजिस्टर वैल्यू ने कुछ कॉन्विक्टेड ऑफेंस कर दिया, तो रजिस्टर वैल्यू मतलब सिंपल पूछता है। गवर्नमेंट कंपनी कौन होता है, सिंपल पूछता है। रिमोल कंपनी कब हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हाँ, मैंने प्रॉपर बना दिया, जितने काम के लायक चीज़ें मैंने अच्छे खासे नोट्स में इसको कवर कर दिया है। आज इसको खत्म कर देंगे, 2 क्लास 3 क्लास लगा के छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं क्या करूँगा, ये चैप्टर खत्म करूँगा। इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इससे एमसीक्यू में कहीं कहीं एमसीक्यू का ना, किसी किसी बड़े बड़े एमसीक्यू में इसको इंटर कर दिया जाता है, तो एक एमसीक्यू का पार्ट बन जाता है ये, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है मिसलेनियस से। इस बार भी रजिस्टर वैल्यूअर को टारगेट किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हो सके तो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मिसलेनियस दिखा देता हूँ। दैट निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड रिमूवल ऑफ नेम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक थे, बट हाँ पूछ दिया, ऑफेंस का था। चलो कोई नहीं सर, आज का स्टार्ट करेंगे निधि कंपनीज। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है निधि कंपनीज। इन चारों के कंपेरिजन, 5 कंपनीज, निधि कंपनीज हल्का सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नहीं मतलब इसके अंदर बड़ा सा टॉपिक है निधि कंपनीज। इसके अंदर रूल्स, काफ़ी सारे रूल्स इंटर किए गए हैं। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। जो मेरे को चांसेस है कि आएंगे, जैसे डायरेक्टर के रिगार्डिंग रूल है, और क्या क्या निधि कंपनी क्या होती है, सब देखते हैं, आराम से देखते हैं। चलो देखो, इंपॉर्टेंट, अब ये मतलब सर मिसलेनियस क्यों करवा रहे हो। देखो, आज मेरा टारगेट मिसलेनियस कंप्लीट करने का है। कल से मैं एफसीआरए उठा दूंगा, और 2 से 3 दिन में एफसीआरए भी खत्म कर दूंगा मैं। तो स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फुल टाइम इस पर दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, कल भी मैंने 2 वीडियो डाल दिया था, एक अनाउंसमेंट वीडियो था, ठीक है, बना के डाल दिया था। कल तो बिजी भी था, बट हो गया, मैंने 2 वीडियो डाला है कल। चलो, अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं निधि कंपनीज के बारे में। निधि कंपनीज कौन होती है, निधि कंपनीज का मेन रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है निधि कंपनीज का, ये देखेंगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड। चलो निधि कंपनीज के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सर, निधि कंपनी कौन होती है, सर कहानी बताओ, निधि कंपनी क्या होती है। देखो, मेरे को ना पहले आईपीसीसी डेज में ना समझने में दिक्कत होता, निधि कंपनी क्या होती थी। मेरे को लगता था ना कि ये लड़की है, इसका नाम निधि है, और इसने एक कंपनी बनाई, दैट्स कॉल्ड निधि कंपनी। हाँ, मेरे को लगता था भाई, जहाँ से मैंने आईपीसीसी डेज में लॉस की क्लासेस ली, नहीं समझा उस निधि कंपनी क्या होती है। मेरे को लगता था हाँ यार, एक लगती है लड़की है। और निधि सुन के मेरे को ना वो चीट फंड कंपनी वाली अनुराधा याद आती थी, हेरा फेरी वाली की निधि कंपनी टाइप, ऐसा कुछ याद आता था मेरे को। ठीक है, निधि कंपनी मतलब होता क्या, मैं बहुत कंफ्यूज होता, निधि कंपनी होती क्या, निधि कंपनी है क्या। अब बताता हूँ निधि कंपनीज क्या है। ठीक है, देखो अच्छे से आराम से लिखते हैं, समझ लो निधि कंपनी होती क्या है, उसका क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर के रूल रेगुलेशन छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहाँ जाऊँगा मैं उसको येलो करके ना हाईलाइट कर दिया करूँगा। ठीक है, चलो निधि कंपनीज क्या होती है, सुनो। निधि कंपनी में मेंबर से डिपॉजिट, आराम से निकल क्या होता है, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन देते हैं। सुनो मैंने क्या बोला, 2 चीज सुनो। निजी कंपनीज में देखो, जो येलो याद है ना, मेंबर, सब पब्लिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर, मेंबर जो आपसे जुड़ गए मेंबर। मेंबर से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और क्या करते हैं, उनको ही लोन देते हैं। मतलब देखो, निधि कंपनी जस्ट लाइक, ये एक मान लो ऐसा नहीं, ये कॉलोनी बनी, ठीक है, ये कॉलोनी मतलब इसलिए ग्रुप एसोसिएशन बना, यहाँ पे ना बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इस बहुत सारे मेंबर्स ने क्या किया, बोला कि हम मंथली 500 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे। सब मेंबर्स 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके अंदर 150 मेंबर है, परफेक्ट। डिपॉजिट कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा आया। अब ये हर मंथ में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छा खासा कलेक्टिव अमाउंट बना, 5 लाख रुपीज़ कलेक्टिव अमाउंट बन गया यहाँ पे।
अब ये इसमें से सुनो, इसमें से एक बंदा था, ये मेंबर में ही बंदा था, ये भी डिपॉजिट देता था, इसका नाम था मिस्टर राजू, ठीक है। इनको चाहिए अपने बेटे के लिए फॉरेन स्टडी के लिए पैसा चाहिए था, तो ये कहाँ गए, ये निधि कंपनी के पास ही गए कि सर अब हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो निधि कंपनी क्या करती है, ये मेंबर से ही पैसा लेती है और मेंबर को ही लोन प्रोवाइड करती है, समझे। इमरजेंसी केस में क्या हुआ, किसी इन्हीं के मेंबर में से क्या हुआ, किनको लोन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है अपने ही मेंबर्स को, बाहर वाले को नहीं बोल रहा हूँ, अपने ही को। खुद से क्या किया, मान लो अभी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, मेंबर्स कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर्स को 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं, इनकेस आगे जाके 2 साल बाद पता चला इनको चाहिए होम लोन। अब ये क्या निधि कंपनी बात बोले कि देखो आप हमें होम लोन प्रोवाइड कर दो, तो क्या निधि कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यस इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। तो जस्ट लाइक बैंक चल रहा है यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम ही है, डिपॉजिट और लेंडिंग मनी। अब देखो और सुनो इसमें, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स कोई होता, कोई पब्लिक नहीं। अब मान लो ये बाहर से कोई आदमी आया, ये इसका मेंबर नहीं था, ये बोला कि निधि कंपनी मेरे को 4 लाख रुपया चाहिए, नहीं भाई तुम हमारे मेंबर नहीं हो, ठीक है। तो मेंबर से ही लोन एक्सेप्ट करेंगे, लोन मेंबर को ही लेंड करेंगे, ठीक है। अब सुनो, मेन निधि कंपनी क्लियर हो जाता है ना, क्या होता है, बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा तो आगे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, उनको ही क्या देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है। और उसी और सुनो, और इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करते हैं, ठीक है। मतलब डिपॉजिट लिया और मान लो 5 लाख का लोन प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया 5%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज कम चार्ज करते, क्यों कम चार्ज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे तो भाई बैंक ऑलरेडी तो है हमारे पास, बैंक से मिलेंगे, तो बैंक से फिर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम निधि कंपनी के पास क्यों जा रहे हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, और इन द केस इमरजेंसी इन फ्यूचर कुछ आया, उसी से हम लोन लेंगे। इन बैंक में मान लो इंटरेस्ट रेट 8% है, निधि कंपनी में 6% देगी। सर बैंक में इंटरेस्ट रेट 8%, निधि में 10% दे रही है, तो भाई क्यों लेंगे निधि कंपनी से, बैंक हमारे लिए अच्छा है, सिक्योर भी ज़्यादा है हमारे लिए, क्या कहते हैं उसका अच्छा खासा ब्रांचेस भी है, मोबिलिटी भी ज़्यादा है, हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम को। तो निधि कंपनी में इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो निधि कंपनी में कम है, तो निधि कंपनी ही तो सब, फिर निधि कंपनी बना के लोग यही काम करेंगे ना। अदरवाइज निधि कंपनी में इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो लोग बैंक पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो याद, निधि कंपनी क्या होती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड गिव लोन प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। इनमें कुछ भी हो सकता है, मतलब लोन, होम लोन चाहिए, कुछ भी लोन चाहिए, वो निधि कंपनी कोई बोलेंगे, मेंबर्स ही बोलेंगे, कोई बाहर का पब्लिक नहीं बोला, पब्लिक नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर होगा। इंटरेस्ट रेट कम चार्ज क्यों होता है, क्योंकि बैंक से ज़्यादा देने लगेंगे तो बैंक पे लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलो, निधि कंपनी बारे में देख लिया, डेफिनेशन क्या होता है, इंग्लिश में लिखना है कि एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन लाइक होम लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे करके, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द निधि कंपनी इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक, ओके। चलो, अब आता है नेक्स्ट चीज, वो होता है रूल 4। देखो इसकी सारी कहानी रूल्स में ही लिखी गई है, निधि कंपनी तो बस एक जरिया था सेक्शन लाने का, ये तो सारी कहानी रूल्स में लिखी है, सेक्शन 406 था, ठीक है। बट इतना याद रहता नहीं है, निधि कंपनी की सारी कहानी रूल्स में लिखी गई है। अब रूल्स को एक एक करके चेक करते हैं। देखो रूल जस्ट लाइक ए चेक पॉइंट, मैं थोड़ा समझा दूंगा, बट यहाँ पे दिमाग बस रिटेन करने की चीज़, यहाँ पे रूल्स में ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं लिखा कि आप भूल जाओगे ऐसा कुछ करके, ठीक है। बट हाँ, कुछ लिख के समझाऊंगा आराम से, तो रिटेन होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिटेन इंपॉर्टेंट होना है, ठीक है। रूल 4 क्या बोलता है, मैंने कितने पेज में नोट्स कंप्लीट किया निधि कंपनी का, एक सेकंड, 1 2 3 1 2 3, यस 3 पेज में मैंने निधि कंपनी को अच्छे खासा सवार दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन और अदर मैटर्स। अब बताओ, अब निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, तो पहले एक बात बताओ, निधि कंपनी, मैंने क्या बोला, निधि कंपनी, तो निधि कंपनी प्राइवेट होती है कि पब्लिक होती है, बताओ, सोच के बताओ, निधि कंपनी प्राइवेट या पब्लिक, निधि कंपनी इज पब्लिक कंपनी, ठीक है। चलो इसको आराम से लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स है और अदर मैटर भी है, उसको देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, निधि कंपनी, मैं इसको येलो कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे सारी, ठीक है। निधि कंपनी शैल बी अ व्हाट, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी का ये मतलब नहीं होगा कि पब्लिक आके यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, नहीं,
ठीक है। पब्लिक कंपनी यहाँ पे मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, आपको मेंबर्स बनने के पहले मेंबर्स एज अ मेंबर रजिस्टर होना पड़ेगा निधि कंपनी के लिए। कोई एक्सटर्नली बाहर का आदमी जो मेंबर नहीं है वो नहीं आ सकता, तो इसको निधि कंपनी को एक पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एंड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये इनकॉर्पोरेशन टाइम है। इनकॉर्पोरेशन जब निधि कंपनी करने जा रहे हो ना, उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज 5 लाख रुपीज, मतलब निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो तो 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल तुम्हारा होना चाहिए निधि कंपनी का, ठीक है। तो जो येलो पार्ट है उसको याद रखना, एज ए रिमेंबर ही करना तुम्हें। निधि कंपनी कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी नहीं होगी, निधि कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। निधि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होने जा रही तो कितना पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज मिनिमम दिखाना पड़ेगा, मैक्सिमम दिखाओ जो दिखाना तुम्हें। अब सुनो, अब इसमें एक चीज आता है, निधि कंपनी क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। सब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है इसमें, क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऐसे करके प्रेफरेंस, मतलब सिंपल सी बात है, वाइंडिंग अप भी होता है तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एक क्यूमुलेटिव डिविडेंड का ही कंसेप्ट आता है, डिविडेंड भी मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। पढ़ा होगा सब प्रेफरेंस शेयर। अब क्या निधि कंपनी जब हमने पढ़ा ना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कंपनी, क्या निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो आंसर आप बड़े बड़े शब्दों में लिखना, यस नहीं नो नो, ठीक है। निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। आफ्टर commencement of this act, निधि कंपनी shall not issue prefix, निधि कंपनी shall not issue wait एक सेकंड, इशू हो रहा सिस्टम में। चलो मैंने क्या बोला, निधि कंपनी शैल नॉट इशू, येलो में लिखता हूँ, जो यूनिक पॉइंट सारे येलो में आएंगे, ठीक है। इशू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर सर मान लो मैंने क्या बोला, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक्ट कौन सा, 2000 कंपनी एक्ट 2013 वाला एक्ट। अगर इस एक्ट के बाद निधि कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। सर 1956 में कुछ ऐसा था, 1956 में मान लो कि था कि हाँ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आएगा, 1956 कंपनी एक्ट में, तो वो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद में ये अमेंडमेंट दो कंपनी एक्ट 2013 आया। तो मान लो कंपनी एक्ट 1956 में कुछ प्रोविजन था कि निधि कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, कर सकती। देन क्या करेंगे, देन मान लो वो इशू प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया 1956 में, और 2007 में इशू किया, मान लो कोई निधि कंपनी 2007 में बनी, इशू किया, और वो चलते आ रहा है, 2013 के बाद भी चलते आ रहा है। सुनो क्या बोला गया, इफ प्रेफरेंस शेयर हैड बीन इशूड देन रिडीम इट, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा, शेयर हैड बीन इशूड देन रिडीम इट, ठीक है। सर हैड बीन इशूड, देखो न्यू कंपनी एक्ट के तहत हमने क्या बोला, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, तो नया में तो इशू हुआ नहीं होगा, तो ये इशू कब हुआ होगा, पुराने कंपनीज एक्ट के तहत अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ होगा तो भाई इसको रिडीम कर लो, हाँ रिडीम कर लो। इस कमेंसमेंट एक्ट आने के बाद क्या करो, निधि कंपनी बन रही हो रिडीम कर लो इसको, ठीक है। चलो और क्या पॉइंट है, सुनो, नो निधि कंपनी shall have, no निधि कंपनी shall have any object in its MOA। सर MOA में पता है 5-6 क्लॉज होते हैं, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कंपनी, मतलब किस
लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया। कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, जैसे कंपनी का कोई कंपनी फ्रूट्स की बिजनेस करी तो मेन बिजनेस फ्रूट्स बेचने का, कंपनी का मेन बिजनेस टायर्स का है तो कंपनी का मेन बिजनेस टायर्स बेचने का, तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, तो नो दी कंपनी सेट अप एनी ऑब्जेक्ट क्लॉज इन इट्स एमओए, ठीक है, अदर देन एक्सेप्टिंग एंड रिसीविंग डिपॉजिट। मतलब निधि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जहाँ पे वो जिसमें वो लिखता है कि निधि कंपनी क्या काम कर रही है, उसमें साफ लिखना चाहिए कि निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट और रिसीविंग डिपॉजिट्स के अलावा एंड लेंडिंग टू मेंबर्स, ठीक है, ओनली, देखो क्या बोला, नो निधि कंपनी, कोई निधि कंपनी शैल हैव एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स एमओए अदर देन, मतलब ये कर सकती है, मतलब हमने देखा है कि एक्सेप्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है और उसको लेंड भी कर सकती है, लेंडिंग भी कर सकती है, किसको, मेंबर्स को। और से यहाँ पे लिखता है पब्लिक, पब्लिक नहीं कर सकती है, मेंबर्स को ही करेगी निधि कंपनी डिपॉजिट, ठीक है। तो निधि कंपनी बोले कि वो हायर परचेज बिजनेस चालू करने वाली, नहीं कर सकती। निधि कंपनी बोले वो रियल एस्टेट का काम करना, नहीं कर सकती। निधि कंपनी तो बनी हो सिर्फ मेंबर्स से पैसा लो, मेंबर्स को पैसा दो इमरजेंसी सिचुएशन पे और मेंबर्स को ही दो, ठीक है। तो हमने चार चीज देखा निधि कंपनी में। निधि कंपनी पे आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, नहीं। अगर पुराने एक्ट में इशू होगा तो रेडीमेड। निधि कंपनी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक कंपनी। निधि कंपनी कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में ला सकती है, वो कुछ और बिजनेस करना, नहीं। निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्रिस्टल होना चाहिए, वो एक्सेप्ट और रिसीव डिपॉजिट करेगा, अदर देन उसके अलावा कुछ नहीं करने वाली निधि कंपनी, ठीक है। अब रूल 5 देखते हैं, एक सेकेंड, चलो हमने देख लिया कि निधि कंपनी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, प्रेफरेंशियल इशू नहीं करना पड़ता है सॉरी, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए में एक्सेप्टेड डिपॉजिट मेंबर्स के अलावा कुछ और नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो अब रूल ही है, सारे रूल में, रूल नहीं भी याद होंगे ना, अंदर कंसेप्ट याद करो। रूल 5 दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स मिनिमम चाहिए, मतलब अगर कोई निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम, 7, 10, 15, 20, ठीक है। तो याद रखना, नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। मतलब निधि कंपनी में कम से कम नॉट लेस देन, मतलब 199 नहीं, कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए निधि कंपनी में। क्योंकि यार 10 मेंबर लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, डिपॉजिट लेंडिंग करेंगे, क्या चल रहा है, 10 मेंबर में क्या ही हो जाएगा। तो मिनिमम कम से कम 200 मेंबर्स का क्या होना चाहिए, निधि कंपनी में इनकॉर्पोरेशन टाइम में 200 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और सुना, नेट ओन फंड। नेट ओन फंड मतलब क्या होता है, सुनो, बिजनेस में लगाया गया पैसा, निधि कंपनीज वाले जो मेंबर्स ने खुद में बिजनेस में पैसा लगाया है ना, वो कम से कम 10 लाख और मोर होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन टाइम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए बात किया हुआ है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, बट खुद उसके बाद इनकॉर्पोरेट कर दिया तुमने, बट बाद में नेट ओन फंड तुम्हारा ना 10 लाख और मोर होना चाहिए कम से कम। तुमने 10 लाख और मोर निधि कंपनी पैसा लगाया है, दो फिर से बोलो, मिनिमम कितने मेंबर्स, 200 मेंबर्स। क्योंकि सोचो ना कि छोटे इतने कम मेंबर्स होंगे तो डिपॉजिट लेंडिंग क्या होगा, 200 मेंबर्स का लिमिट बोला निधि कंपनी इसके लिए। और क्या बोला, नेट ऑन फंड, मतलब अपना पैसा बिजनेस में लगाया पैसा, मेंबर्स का बिजनेस में निधि कंपनी लगाया पैसा कम से कम 10 लाख रुपीज और मोर होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट आते हैं, एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ जब एमसीक्यू कर रहे हो ना नोट्स में तो हाईलाइट कर देना उसको, या तो एक येलो कलर ले लो, ग्रीन कलर ले लो, और जहाँ जहाँ एमसीक्यू हाईलाइट कर, जब नोट्स रिवाइज करोगे ना आपको हिट कर जाएगा, चाहिए एमसीक्यू, तो कंसेप्ट पढ़ते हुए आप एमसीक्यू की पोर्शन भी देखते चलोगे। और ये सब एमसीक्यू आएगा, पूछ देगा आपसे कि निधि कंपनी कितने मेंबर होंगे, 100, 50, 200, 70, आपको याद अगर 200 क्या है, एमसीक्यू यही है यार। चलो अब एक और एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू चल रहा है सब, रेशियो ऑफ 1:20, क्या बोला हूँ, रेशियो ऑफ 1:20 नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, ठीक है। ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, सब मतलब मान लो निधि कंपनी ने नेट ओन फंड, मतलब निधि कंपनी ने अपना पैसा लगाया 10 लाख रुपीस, ठीक है, और उसने डिपॉजिट लिया मान लो 1 करोड़ रुपीस, तो कितना हो गया ये 1:10 चलेगा। सर डिपॉजिट ले लिया 2 करोड़ रुपीज, 1:20 चलेगा। सर डिपॉजिट ले लिया इसने 3 करोड़ रुपीज, 1:30, भाई एक्सीड कर गया 1:20 के रेशियो को,
ठीक है। तो रेशियो एक्सीड नहीं करना, जितना पैसा लगाए हो उसके 20 गुना तक तुम क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पैसा जितना लगाओ, पैसा यहाँ से 10 लाख लगाए हो, ठीक है, 10 लाख से 20 लाख कर दो, फिर ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जितना तुम पैसा खुद का लगा रहे हो निधि कंपनी ना, उतना एक्सेप्ट करो, डिपॉजिट उतनी लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकते हो। नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट का रेशियो 120 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तुम्हें डिपॉजिट बढ़ाना है तो नेट ओन फंड भी थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। याद रखना डिपॉजिट और नेट ओन फंड, ये नेट ओन फंड 1:2 करता है, 1 नेट ओन फंड, और ये रिजल्ट डिपॉजिट, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1:20 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या बोला, हाँ एक और याद रख लो, एवरी निधि कंपनी शैल हैव लिमिटेड इन इट्स नेम। निधि कंपनी लिमिटेड नहीं था, निधि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी, निधि कंपनी लिमिटेड करके लगाएगी, सिर्फ लिमिटेड लगेगा उसके नाम में। क्या लगेगा, लिमिटेड, और उसके नाम में लिमिटेड लगा होना चाहिए। मान लो कि केपीसी लिमिटेड, निधि कंपनी में केपीसी लिमिटेड करके, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, क्योंकि निधि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, पब्लिक लिमिटेड होती है, ठीक है, इन इट्स नेम। तो निधि कंपनी में लिमिटेड लगा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को, ये मैंने देखा है, ये देखो जो मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू आरडीपी कहीं ना कहीं देखा है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, निधि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई और ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं डाल सकती अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी टू द मेंबर्स, ठीक है। बट निधि कंपनी से बोला गया तुम एक काम और कर सकती हो उसके अलावा, सुनो क्या है, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, ठीक है। बैंकिंग में लॉकर का सिस्टम देखते हो ना, लॉकर फैसिलिटी देते हो, पैसा डिपॉजिट किया तो उसका पैसा एक लॉकर में प्रोवाइड कर दो तो लॉकर फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। बैंकिंग में देखते हो लॉकर फैसिलिटी, वही सेम लॉकर फैसिलिटी। तो निधि कंपनी तुम लॉकर फैसिलिटी भी दे सकती हो, किसको, मेंबर को ही, बाहर वाले को नहीं कुछ चल रहा है, मेंबर को ही चल रहा है। बट याद रखना इसमें सर क्वेश्चन आया एग्जाम में, जहाँ इंपॉर्टेंट देखो यही मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अब देखो ये जो लॉकर फैसिलिटी है ना, इसका क्या लेगा, निधि कंपनी रेंट लेगा। अगर मान लो निधि कंपनी है, इसके अंदर ये लॉकर दे रहा है, लॉकर में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो लॉकर का रेंट तो चार्ज होता है। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो तो लॉकर लेते हो तो रेंट लेते हो ना, मंथली का 100 रुपीज़ 150 रुपीज़, तो ये लॉकर का रेंट होता है ना, रेंट चार्ज करेंगे मंथली हिसाब जो भी है, तो रेंट लगेगा, ठीक है। अब याद रखना रेंटल इनकम, मैं भी फंसा था इसमें, क्या मैं देखो मैं एक रफ रीडिंग लगाया था ना, तो मेरे को समझिए मैं कहाँ फंसा था, मैं बताता हूँ। रेंटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। सर एमसीक्यू में मैं यही फंसा था, मेरे को ये तो याद था कि 20% एक्सीड नहीं करेगा, बट मेरे को ये याद नहीं था कि नेट इनकम या ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो इस पर फोकस रखना। ग्रॉस इनकम की बात किया, मतलब बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंसेस टू P&L, आपकी जो ग्रॉस इनकम आती है, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम का क्या होना चाहिए, रेंटल का इनकम जो है, देखो मान लो तुम्हारी ग्रॉस इनकम 1 करोड़ रुपीज़ है और तुम रेंट से कमा रहे हो 20 लाख रुपीज़, तो चलेगा। ग्रॉस 1 करोड़ रेंट से कमाना 21 नहीं होना चाहिए, ये एक्सीड कर गया ना, 21% हो गया, 20% से एक्सीड कर गया, तो 20% चलेगा। एक्सीडिंग 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम, बार बार बोलना ग्रॉस इनकम, नेट नहीं है, नेट नहीं है, एमसीक्यू फंसाएगा आपको, 20% ऑफ नेट इनकम देगा, फंसना मत, आप बोलना ग्रॉस इनकम। और एक्सीडिंग है, इज इक्वल टू नहीं है, एक्सीडिंग मतलब 20% तो चलेगा। मान लो ग्रॉस इनकम ऐसे आएगा, देगा केस सिनेरियोज में देता है कि ग्रॉस इनकम आपको आ गया 2 करोड़ रुपीज़, इसका 20% मान लो आपने 40 लाख रुपीज़ रेंटल से कमाया तो चलेगा, 41 हुआ गलत, 40 लाख पॉइंट समथिंग हुआ गलत, एक्सीड कर गया रेंटिंग कम नहीं। रेंटिंग लॉकर की फैसिलिटी दे सकते हो अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लॉकर तक दे सकते हो, बट लॉकर का जो तुम्हारा इनकम है ना, वो तुम्हारे 20% ऑफ ग्रॉस इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, चलो। और एक लग गया सीजी चाहे तो एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के, ठीक है, किसी सेक्शन को एग्जाम्प्ट कर सकती है, ठीक है। बोल दे कि हाँ तुम्हें लॉकर वाला 20% से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, सीजी चाहे तो ये हमने इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में पढ़ा था कि सीजी चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकती है कुछ कुछ प्रोविजन, कंपनी जो बाहर से आके इंडिया में बिजनेस करती है। तो यहाँ भी सीजी चाहे तो निधि कंपनी इसको कुछ कुछ प्रोविजन बोल दे कि हाँ, निधि में रिक्वेस्ट करेगी सर मेरे को ये प्रोविजन नहीं जच रहा, हटा दो, तो सीजी चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में बोल सकती है हाँ ठीक है तुम्हें लॉकर फैसिलिटी 20% एक्सीड करना करो, तो सीजी चाहे तो, ऐसा अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब है ना देखो,
हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि इन कॉर्पोरेशन टाइम क्या क्या होना चाहिए, कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकती है, निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट पढ़ा कि 200 मेंबर्स होते हैं, नेट ऑन फंड 10 लाख रुपीज़ और मोर होना चाहिए, 1:20 का रेशियो होना चाहिए, लॉकर फैसिलिटीज रख सकते हो, 20% ऑफ एक्सीड रेंटेड इनकम नहीं करना चाहिए ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब एक है, एक पूरा प्रोविजन का रूल है, रूल 6 फुल प्रोविजन का है, प्रोहिबिशन का है, ठीक है, ठीक है, फुल प्रोहिबिशन एकदम साफ मना कर दिया। देखो उसमें लिख दिया कि निधि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया कि निधि कंपनी ये नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे बस बोल दिया कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कर सकती है, यहाँ पे क्या बोल दिया, निधि कंपनी ये चीज़ नहीं कर सकती, साफ मना किया। यहाँ पे क्या किया, साफ मना किया कुछ चीज़ों को, ठीक है कुछ चीज़ों को साफ मना किया। ऐसा क्या क्या साफ मना किया है, सुनो। नो निधि कंपनी shall carry on the business of cheat fund, ठीक है, हायर परचेज। मैंने क्या बोला, सिंपल वही चीज़ है, इसको एक्सपांड किया, वहाँ पर लिख दिया कि ये चीज़ कर सकती है एमओए में, यहाँ पे लिख दिया ये चीज़ नहीं कर सकती, तो भैया सिर्फ एक ही चीज़ तो कर सकती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और एक प्रोवाइड कर दिया लॉकर फैसिलिटी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। बस यहाँ नाम लिख दिया कि भाई निधि कंपनी तुम हायर परचेज का काम नहीं कर सकते, मतलब सामान दे दो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सामान भाड़े पे नहीं जाएगा, ठीक है। लीज पे काम नहीं होगा, कुछ भी तुम लीज वीज का काम नहीं कर सकते हो, रेंट किसी को लीज पे दे दो, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं कर सकते हो, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है, एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू मेंबर्स, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चीट फंड कम, अनुराधा वाला काम जो मैं देखा था फीडर फड़ी में, चीट फंड कंपनी थी, पब्लिक से पैसा ले रही है, इधर उधर लगा रही है, बोलती है किसी में पैसे डबल, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हायर परचेज नहीं चलेगा, सिंपल सी बात, तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते, एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और लॉकर फैसिलिटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, एग्जाम में दे सकता है कि निधि कंपनी हायर परचेज चला रही है, भाई कर ही नहीं सकती, सिर्फ लॉकर वो भी 20% ऑफ ग्रॉस इनकम वाला, एक्सीडिंग 20% ग्रॉस इनकम वाला, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेंडिंग टू मेंबर्स, और ये दोनों मेंबर्स को, ठीक है। तो ये हायर परचेज आ गया, बोला नहीं कर सकती, चीट फंड नहीं कर सकती, लीज नहीं कर सकती, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मतलब सिंपल इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। देखो इजी से ये पेपर डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ पर समझाना मैं समझाऊंगा, ग्रॉस इनकम वाला समझाने वाला था। मेंबर नॉट ओपन करेंट अकाउंट, ठीक है, निधि कंपनी के साथ कोई करंट का अकाउंट इशू ओपन नहीं होगा, ठीक है, किसी मेंबर्स का, अदरवाइज इंडिपेंडेंसी पाइसनेस का चांसेस हो सकता है, इंडिपेंडेंसी पे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा किसके साथ, निधि कंपनी के साथ। नॉर्मल सेविंग करना है करो, से करंट अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। और सुनो, ये साफ प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, साफ प्रोहिबिशन है, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मैंने पीछे पढ़ाया, प्रेफरेंशियल नहीं कर सकती, एक एक्स्ट्रा आ गया, निधि कंपनी अपना करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकती, चीट फंड बिजनेस, हायर परचेज बिजनेस नहीं कर सकती, ठीक है। और सुनो, नॉट एंटरिंग इनटू एनी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, मतलब निधि कंपनी तुम सिर्फ मेंबर्स के लिए काम कर रही हो, ठीक है, तुम किसी पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट नहीं बना सकती हो एज अ पार्टनरशिप, ये बोल दो कि निधि कंपनी इस पार्टनरशिप में 20 का रेशियो लेगी, कुछ नहीं। तुम्हें सिंपल मेंबर्स के लिए देखना है, मेंबर्स की सोचना है, मेंबर्स के लिए करना है, ना तुम किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, ना किसी कंपनी के साथ, तुम किसी कंपनी के साथ शेयर ले सकती हो, ना किसी पार्टनरशिप के साथ तुम वहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटर कर सकती हो, साफ प्रोहिबिशन तुम्हें मना किया गया है, ठीक है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो जहाँ पे आता है मैं क्यों बताऊँगा, ठीक है। नॉट इशू एनी प्रोस्पेक्टस, सब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कुछ भी शेयर पब्लिक में इशू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, या मान लो पब्लिक में क्या कर रहे हैं, सर्कुलर निकाल रहे हैं कि हाँ प्रोस्पेक्टस, सिंपल से, हमें स्कूल में जाते हो ना तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है कि स्कूल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है, सिंपल बात, शेयर निकाल लो, कुछ भी नया चीज़ निकाल लो तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, तो निधि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, भैया CFM बना दिया इसको भी, आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है, टू थर्ड पार्टी, ठीक है। सर यहाँ बाद में बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी मेंबर्स को करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर्स को अपना पर्चा बांटो, मेंबर्स को अपना प्रोस्पेक्टस दो। मेंबर्स तो तुम्हारे साथ जुड़ गया, 200 मेंबर जो थे, पर तुम किसी थर्ड पार्टी को, मान लो यहाँ पे, मान लो तो मेंबर नहीं है, तुम्हें मुकेश अंबानी जी को
यहाँ पे प्रोस्पेक्टस निकालते हैं निधि कंपनी के, नहीं कर सकते ऐसा। तुम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते निधि कंपनी, एकदम सीए फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तुम प्रोस्पेक्टस नहीं निकाल सकते, बट अपने मेंबर्स को दो। मेंबर देखो, मेंबर्स के लिए तुम्हें करना धरता जो करना है मेंबर्स के लिए करना है, ठीक है। मेंबर्स की कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं इंटर करोगे, मेंबर्स के सब कुछ करो, ठीक है। और सुनो, नो सब्सिडरी मतलब निधि कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा। एंड नो इन्वेस्टमेंट, नो सब्सिडरी मतलब 50% से ऊपर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को सब्सिडी नहीं होगा। एंड नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तुम निधि कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हो, बट यहाँ बोल दिया सुनो, बट नो इन्वेस्टमेंट विदाउट रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल। सुनो, तुम्हारी कोई सब्सिडी नहीं होगी और तुम किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बट इन्वेस्टमेंट करोगे कब? अगर तुमने रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल ले लिया। अगर रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल नहीं लिया तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तुम। मतलब निधि कंपनी है, इसने 30% एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, इसके शेयर्स खरीदे 50 लाख में इन्वेस्टमेंट किया, नहीं कर सकते हैं। बट कर सकते हो कब? जब तुमने रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लिया हो, ऐसे समझो, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लिया हो, ठीक है, और प्लस अपना एसआर पास किया हो इन जनरल मीटिंग। मेंबर ने एसआर पास किया, मेंबर बोले हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तुम सोचो ना, निधि कंपनी है, निधि कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट करिए पैसा आया कहाँ से? मेंबर्स का ही तो पैसा आया। हमने क्या बोला था, निधि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? मेंबर्स डिपॉजिट देते हैं। अब उस डिपॉजिट को पैसा तुम किसी और कंपनी में लगाने जा रहे हो तो मेंबर्स से पूछ के जाओगे। अब मेंबर्स क्या 50% नहीं, एसआर वाले कम से कम 75% मेंबर रजामंदी दे अपना कि हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, हो सका डिविडेंड अच्छा खासा आएगा, ग्रोथ अच्छा खासा होगा हमारा, और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना होगा। तो देखो पब्लिक का ही पैसा है ना, पब्लिक का पैसा, पब्लिक नहीं मेंबर्स का पैसा है ना, तो मेंबर्स का पैसा यूज कर रहे हो, तो मेंबर्स का पैसा यूज करो तो एसआर पास करो जनरल मीटिंग में और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लो कि हाँ ठीक है तुम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हो और तुम्हारी कोई सब्सिडी नहीं होगी फर्स्ट बार, ठीक है। चलो ठीक है, 5-6 रूल और देखते हैं आराम से। चलो निधि कंपनी को खत्म करते हैं, ज़्यादा निधि कंपनी बचा नहीं इंपॉर्टेंट, तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट बात एक जगह पे लाके रख दिया, ठीक है। इतना भी पढ़ लोगे ना निधि कंपनी, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि सब हो जाएगा निधि कंपनी में, और क्वेश्चन इजी ही आने वाले हैं। देखो ये सब मिसलेनियस बड़ा टॉपिक है, छोटे छोटे प्रोविजन 5-6 चैप्टर्स के प्रोविजन टाइप मान लो कि गवर्नमेंट कंपनी अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें से आएगा ईजी टॉपिक आएगा, बस हाँ उसको कैच करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नया रूल, देखो रूल ही है, इतना याद होगा ही नहीं, रूल 8, रूल 6, रूल 5 याद नहीं होता है, बट हाँ एक कंसेप्ट अंदर का याद आता है ना तो क्लियर होता है, ठीक है। अब सुनो, निधि कंपनी shall not admit a body corporate, ये मैंने बताया दिया ऊपर, ठीक है, और ट्रस्ट एज अ मेंबर। मतलब ये निधि कंपनी है, मेंबर्स यहाँ पे इस निधि कंपनी को क्या किया इन्होंने, इनकॉर्पोरेट करके निधि कंपनी बनाया। अब निधि कंपनी में क्या हो रहा है, एक एबीसी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी बोले निधि कंपनी मेरे को भी अपने मेंबर बना ना, मैं भी आपका मेंबर बनना चाहता हूँ। बोले कि नहीं, हम तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी है, हम बॉडी कॉर्पोरेट में कोई भी आ जाएगा, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है प्राइवेट पब्लिक, कोई भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। मेंबर कौन बन सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स तो बन सकते हैं मेंबर, बट ये कंपनी नहीं बन सकती है। मान लो कोई ट्रस्ट है, ठीक है, ये ट्रस्ट बोले कि हम आपका मेंबर बनना चाहते हैं, नहीं, हम सिर्फ उनको ही मेंबर बनाएंगे जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है। और सुनो, अब सर इसमें बात आता है हमने देख लिया कि हाँ बॉडी कॉर्पोरेट आप निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, हमने देखा कि निधि कंपनी में मेंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हम आपका मेंबर बनेंगे, नहीं बन सकते, ट्रस्ट नहीं बन सकते, सिंपल एक इंडिविजुअल होना चाहिए। अब सर ठीक है, एक इंडिविजुअल है, हमने लिया है एक इंडिविजुअल, बढ़िया लिया है, ठीक है, इंडिविजुअल है, ये है ना क्रिकेट खेल रहा था और ये था 16 ईयर का, और ये बोले कि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ। अब हमें क्या दिक्कत है? आपने बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट नहीं बन सकता इंडिविजुअल, मैं तो अभी लड़का हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मेरे को तो मेंबर बनाओ। आपने बोल दिया कि इंडिविजुअल बनेगा ना, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, बट तुम क्या हो? तुम माइनर हो, ठीक है। तो माइनर शैल नॉट बी एडमिटेड एज मेंबर। तो सिंपल सी बात क्या निकली हमारे पास, क्रक्स निकला, जो माइनर नहीं है, जो माइनर है
वो तो इंडिविजुअल बनेंगे, जो माइनर नहीं है वो सारे इंडिविजुअल मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। बट इसमें और क्या बोल दिया, सुनो, ये तो माइनर वाला गुस्सा गया, ये थोड़ा ना गुस्से में आ गया, बोला ये ऐसे कैसे, मैं गाना गाता हूँ, मैं इधर घूमता हूँ, मैं उधर घूमता हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे को निधि कंपनी में पैसा लगाना है, मेरे को क्यों रोक रहे हो, आपको क्रिकेट देखते समझे तो मेरे को गलत समझ लिया क्या, मैं बस पैसा बहुत सारा, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, तो पैसा लगाओ, बट कैसे पैसा लगाओ, सुनो, पैसा मतलब डिपॉजिट करो, डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर, सॉरी फ्रॉम माइनर, if they are met under legal guardian, ठीक है, who is member of निधि, सॉरी नीचे आ गया, ठीक है। सुनो, अगर ये चाहे तो, मान लो ये राहुल था, ये चाहे तो अपने गार्जियन को बिहाफ में, मतलब इसका गार्जियन क्या हो सकता है, मान लो मिस्टर राज थे, ये इसके बिहाफ में, राहुल के बिहाफ में पैसा लगा सकते हैं निधि कंपनी में, ठीक है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है माइनर से इफ दे आर मेड अंडर लीगल गार्जियन, ये अपने लीगल गार्जियन के अंडर में से रखे, उसका लीगल गार्जियन उसका पैसा लेके लगाए, जो ऑलरेडी क्या हो, मेंबर हो निधि कंपनी का। तो आपका गार्जियन मेंबर है निधि कंपनी का, ठीक है। अब माइनर हो, माइनर मना करता है, नहीं लगा सकता, माइनर अपना डिपॉजिट पैसा नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बट माइनर अगर लीगल गार्जियन दे तो लीगल गार्जियन माइनर बदले में पैसा निधि कंपनी में डिपॉजिट कर सकता है। तो कौन कौन लोग नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर नहीं बन सकता, ट्रस्ट मेंबर नहीं बन सकता, ओनली इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में बोला कि बच्चा बोला 16 साल का कि मैं बनना चाहता हूँ आपका मेंबर, बोले नहीं, आपको नहीं बनने देंगे, ये बच्चा गुस्सा आ गया, तो बोला देखो नहीं बनेंगे, ठीक है, बट आपको पैसा डिपॉजिट करना है ना, तो आपके लीगल गार्जियन है ना, उनको दो, वो लीगल गार्जियन आपका पैसा आपके बिहाफ में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि देखो ये जो एग्जांपल है ना मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है, स्टडी मैथ्स में एग्जांपल से लिया था, ठीक है। चलो, नेट ऑन फंड मतलब क्या, खुद का लगाया पैसा निधि कंपनी में ₹2 लाख, सुनते जाओ एग्जांपल, या हाँ 2 लाख रुपीज, अभी सुन दो एग्जांपल, ठीक है, उतना मत सोचो, ठीक है। डिपॉजिट 40 लाख रुपीज, डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट, जो मेंबर से हम लेते हैं डिपॉजिट, जो मेंबर से क्या लेते हैं, मेंबर से लेते हैं, ठीक है, 42 लाख रुपीज। सर रेशियो कितनी होनी चाहिए, हमें पढ़ा था ना, नेट ओन्ड फंड इनटू टू डिपॉजिट का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:20, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए सर, 2:42 इक्वल टू 1:21, 120 से एक्सीड कर गया, 120 से एक्सीड कर गया, तो भाई एक्सीड कर गया ना, तो ये गलत हो गया, फिर निधि कंपनी को कंट्रीब्यूशन कर दिया इसमें, तो रूल के हिसाब से एज पर रूल नॉट एक्सीडिंग 120, याद रखना 120 अपने जहन में बसा लो, निधि कंपनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं 1:20 का। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट, डिपॉजिट इज टू नेट ऑन फंड मतलब क्या जाना, नेट ऑन फंड इनटू डिपॉजिट, ठीक है। चलो एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 13, देखो कुछ नहीं है, रूल की बातें से बस घुमा दिया है। अब देखो हम पैसा लगाए हुए पता होगा, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। सही, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल जमा हो गया 50 लाख रुपीस, आपने क्या किया, एफडी लगा दिया, और ये 5 साल की एफडी लग गई, जो भी कितने पीरियड की एफडी फिक्स लग गई, मतलब आपको महीने कुछ डिपॉजिट नहीं करना, आपने वन टाइम अच्छा कैपिटल जमा किया, आपने बैंक में लगा दिया, अब बोले कि अब 4 साल बाद आओगे 50 लाख का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख 10 लाख रुपये आप 7 लेके 65 लाख लेके जाओगे। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मैंने रिकरिंग डिपॉजिट किया हुआ था, आपकी क्या होगा, जो भी सैलरी आएगी मंथली आपने लगा दिया कि हाँ 10,000 आपके रिकरिंग डिपॉजिट में मंथली डिपॉजिट होते जाएंगे, क्यूमुलेटिव बेसिस पे डिपॉजिट होते आता है, आज 10 हो गया, कल 20 हो गया, 30 हो गया, तो एक सब पे इंटरेस्ट मिलते जाता है आपको। तो 6 मंथ का ये होता है जब आपको ये इसमें क्या होता है ना, इसमें रिस्क नहीं होता है कि आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। कुछ पैसा सैलरी आया, आपने पार्ट बना लिया कि हाँ सैलरी का 10% आप क्या करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दोगे, तो मंथली आपका सैलरी क्रेडिट हो, ऑटोमेटिक मंथली कटते जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया, वन टाइम में 1 अप्रैल को आपने डिपॉजिट डाला और ये 5 साल के लिए आपका फिक्स हो गया कि हाँ बंद गया पैसा। यहाँ पे क्या है, 10 आया, अब मान लो 6 महीने बाद विड्रॉ करना चाहो, पूरा विड्रॉ कर लो अपना इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट दोनों ठीक है अपने जगह पे, थोड़ा इंटरेस्ट का ऊपर नीचे हो जाता है, दोनों अपने जगह पे परफेक्ट है, ठीक है। अब सुनो क्या बोला रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट बारे में, डिपॉजिट दैट इज फिक्स डिपॉजिट shall be accepted, सब फिक्स डिपॉजिट बात कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट जो एक टाइम लगता है, shall be accepted for MCQ याद रखना, मिनिमम 6 months to 60 month, मतलब 5 साल, वही मैं बोला ना 5 years। तो एफडी आप इसी इंटरेस्ट 60 मंथ का ज़्यादा मिलेगा, 6 मंथ का मिलेगा, तो मिनिमम 6 मंथ का एफडी होता है। रेकरिंग डिपॉजिट मंथली चलता है, ठीक है, जैसा कि चाहे मंथली चला लो, हाफ ईयरली चला लो, जैसे चला लो।
फिक्स डिपॉजिट 5 साल तक का होता है, ठीक है, 5 ईयर तक हमने देखा ना, 6 मंथ्स टू 60 मंथ, तो सेल भी एक्सेप्टेड, अगर 5 ईयर्स के लिए आ रहा है तो हम 5 साल के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट। तो सर रिकरिंग डिपॉजिट, recurring deposit shall be accepted for minimum 12 months to 60 मंथ, मैक्सिमम वही है 5 साल है, यहाँ पर 6 मंथ बोल दिया एफडी के लिए और यहाँ पे 12 मंथ बोल दिया रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो मंथली 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 क्यूमुलेटिव बनते हुए जाता है, ठीक है। तो ये रूल की बातें थी, एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर। चलो अब क्या होता है, अब देखो रूल नंबर 16, रूल ही रूल है, बस एक लास्ट पेज है, निधि कंपनी खत्म हो गया, ठीक है। दैट इज इंटरेस्ट के बारे में क्या बातें बोली, क्या चलो देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि कंपनी shall not exceed 7.5%, ठीक है। तो निधि कंपनी आपने जो भी लोन प्रोवाइड किया ना, उसका इंटरेस्ट रेट 7.5% से ज़्यादा अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7.5% एक रेट फिक्स किया गया कि हम मैक्सिमम 7.5% आप रेट चार्ज कर सकते हो। परफेक्ट, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू याद रखना, एमसीक्यू 7.5% रेट है, यहाँ पे 6 मंथ्स टू 60 मंथ है फिक्स डिपॉजिट और 12 मंथ्स टू 60 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट। देखो एक बार रिटेन कर लो, नोट्स पढ़ लोगे, प्रॉपर याद हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बोलूँ, अब थोड़ा 3 रूल इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब रूल मैं बोलूँ नहीं भी पढ़ोगे इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 3 रूल इंपॉर्टेंट रूल है, सुनो क्या है। देखो रूल की बात है बहुत हो रही है ना, हाँ सर करना पड़ेगा। रूल नंबर 17 डायरेक्टर रिगार्डिंग रूल है ये। सर डायरेक्टर कौन बन सकते हैं निधि कंपनी में? ओनली बी ए मेंबर ऑफ निधि कंपनी, मतलब निधि कंपनी में कोई मेंबर थे। सर रिवाइज करते चलो, निधि कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? सर 200 निधि कंपनी में मेंबर थे। मान लो निधि कंपनी में ये थे मिस्टर ए। अब ये बोल रहे कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ तुम डायरेक्टर बन सकते हो मिस्टर ए, बन सकते हो। बट यहाँ पे कोई मिस्टर बी आए, वो बाहर से आए, वो बोले डायरेक्टर नहीं बन सकते तुम, ठीक है। तो जो मेंबर है निधि कंपनी का ना, वही डायरेक्टर बन सकता है। परफेक्ट, चलो अब यहाँ पे ना टेन्योर फिक्स है, जो टेन्योर होता है ना डायरेक्टर का फिक्स है। सो वहाँ पे टेन्योर फिक्स था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था वहाँ पे। हमने जो मेन डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ा था, निधि कंपनी में टेन्योर फिक्स है। सुनो टेन्योर क्या है, वहाँ पे टेन्योर किसका फिक्स था? मैं एग्जीक्यूटिव पर्सन का 5 इयर्स था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 5 इयर्स था, स्मॉल शेयर डायरेक्टर का 3 इयर्स। रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रखना, भूलना मत, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस अप टू 10 ईयर, ठीक है। तो 10 साल तक डायरेक्टर क्या कर सकता है? ऑफिस होल्ड कर सकता है। मान लो डायरेक्टर अगर आज 1/1/2005 को यहाँ पे इसने होल्ड किया, तो ये 10 साल तक क्या कर सकता है? 1/1/2015 तक अपना ऑफिस चला सकता है, ठीक है। स्टार्टेड रख सकता है ऑफिस अपना, ठीक है। वैकेट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 10 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मान लो कि होना चाहे तो सर एक डायग्राम बता दो, सुनो। यहाँ पे 1/1/2005 डायरेक्टर आया मिस्टर ए। हमने क्या बोला? 10 साल तक, मतलब 1/1/2015 तक, मान लो 15 तक क्या हो सकता है? ये 10 ईयर तक डायरेक्टरशिप का ऑफिस, 10 ईयर तक डायरेक्टरशिप का ऑफिस होल्ड कर सकता है। परफेक्ट। अब बात आता है सर, अब आपने बोला कि इसके बाद भी कर सकता है, बट क्या होगा? 2 ईयर का कूलिंग पीरियड, मतलब 2017 तक कूलिंग पीरियड। इसके बाद क्या होगा? फिर से रीअपॉइंट हो जाओ। सर रीअपॉइंट कितने बार हो सकता है? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यही तो फायदा है, कितनी बार भी हो सकता है। तो रीअपॉइंट फिर से 10 साल हो जाओ, फिर 2 साल कूलिंग पीरियड, फिर 10 साल हो जाओ, जब तक मैं लाइफ पे करते रहो 2 साल का कूलिंग पीरियड। तो 2 साल का गैप बनेगा, कूलिंग पीरियड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो और यहाँ पे लिख दिया, सुनो और क्या बातें लिखा। अब तुम डायरेक्टर बन रहे हो तो तुम बोलोगे, तुम निधि कंपनी के डायरेक्टर बनने जा रहे हो, तुम बोलोगे मैं दिन नहीं दूंगा। भाई डायरेक्टर के लिए दिन मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखो डायरेक्टर जहाँ वर्ड सुनो मिल जाना, सुनो उसके बाद दिन होगा ही होगा। तो कोई बंदा है ना ताऊ में बोले कि अरे यार मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, दिन दिखाइए अपना। वो भले कंपनी का कोई और पोस्ट पे होगा, बोला मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर, दिन दिखाना अपना। दिन नंबर क्या है तुम्हारा, कि कौन सी कंपनी? एमसीए साइड पे जाना,
टाइप करना कंपनी का नेम, उसमें डायरेक्टर की डिटेल आ जाती है, देखो तुम डायरेक्टर हो कि नहीं पता चल जाएगा तुम्हें। तो कोई डायरेक्टर का ऐसा वैसा नहीं बोल सकता कि मैं डायरेक्टर इस कंपनी का हूँ, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, भाई डिन नंबर दिखाना अपना। तो भाई तुम इस कंपनी की कंपनी के डायरेक्टर हो ना, तुम्हें डिन नंबर मैंडेटरी है। तो सेक्शन 152 एंड 164 दोनों एप्लीकेबल होंगे। 164 क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। अगर तुम 164 को डिस्क्वालिफिकेशन अनसाउंड माइंड के होगे ना, निजी कंपनी क्यों ना हो, तुम अनसाउंड माइंड के होगे ना, हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। या मान लो तुम ऑलरेडी से अनसाउंड माइंड हो, मान लो इसमें ये बंदा मिस्टर ये था, ये अनसाउंड माइंड का था, अब ये बोलते मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, नहीं भाई 164 बोलता ही है कि हम तुम्हें अपॉइंट ही नहीं करेंगे जब तुम कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लोगे। सर मान लो ट्राइब्यूनल ने इसको कन्विक्ट कर दिया, या मान लो इसको 6 साल के ज़्यादा ऊपर जेल हो गई, नहीं बन सकते तुम डायरेक्टर अभी, ठीक है। तो 164 के ऐसा नहीं, देखो ये आ सकता है, देखो ये सब जो छोटे प्रोविजन होते हैं ना, ये छुपे रुस्तम होते हैं कि निधि कंपनी बोलते हैं कि डिन चाहिए मैंडेटरी, हाँ चाहिए। निधि कंपनी में कोई डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दी 164 के, वो डायरेक्टर बन सकता है, हाँ नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ भी सेम है डायरेक्टर के लिए, यहाँ भी सेम है डायरेक्टर के लिए, ठीक है। और सुनो, ये तो हो गई डायरेक्टर की बात। अब आते हैं कुछ पढ़ते हैं हम ऑडिटर की बात। दोनों होते हैं कंपनी में, डायरेक्टर ऑडिटर होते हैं, सेम एज कंपनीज एक्ट। मतलब पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑडिटर इंडिविजुअल है तो 5 ईयर्स, सब फॉर्म है तो 2 consecutive ईयर्स, मतलब 5 into 10 ईयर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5 साल का लिए बन सकता है वो अपना ऑडिटर, और दो ऑडिटर फॉर्म है तो पार्टनरशिप, मतलब ऑडिटर में पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो 10 साल के लिए क्या कर सकता है, ऑडिटर बन सकता है। तो ये मैं ऑडिटर में भी देखा था, 5 साल के लिए वो ऑडिटर इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है, और फॉर्म होती है तो 10 साल तक वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है उस फॉर्म का, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट यहाँ भी सेम है, 2 ईयर का कूलिंग पीरियड फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। चलो तो सेम याद रखना, 5 साल फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। और ये ऑडिटर फॉर्म 2 कंसेक्यूटिव ईयर बोला, मतलब 5 इंटू तो 10 साल, और 2 इसके बाद से रीअपॉइंट होना ऑडिटर को तो 2 ईयर का कूलिंग पीरियड है, यहाँ भी 2 ईयर का कूलिंग पीरियड है। ऑडिटर से सबमिट ऑडिट रिपोर्ट, भाई सबमिट ऑडिट रिपोर्ट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को एनेक्स करेगा, सर्टिफाई करेगा, देखेगा कि ड्यूली कंप्लाई रेगुलर स्टैंडर्ड्स हुए कि नहीं हुए, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो ऑडिटर का अपनी ऑब्जेक्टिव पढ़ा ही पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, एक और याद रख लो, एक और मेरे को चांसेस यहाँ पे मैंने देखा था, रूल 80। सर रूल इतना याद करना नहीं यार, कंसेप्ट याद रखो, डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में क्या बोला, सुनो सिंपल सी बात बोला, कुछ नहीं बोला है। निधि कंपनी शैल नॉट, देखो मैंने सब कुछ लिख दिया जितना मैं सवार सकता ना इंपॉर्टेंट। अब इसमें बोला सर कुछ ये छूट गया, कुछ वो छूट गया, देखो यार ये ऐसा ही मिसलेनियस है, 5-6 टॉपिक्स में मिलाया हुआ, तो कुछ छूट भी गया ना तो एक रीडिंग मार लेना, कुछ हार्ड नहीं है, बट हार्ड है पास। हाँ मैंने 3 पेज में एक सवार दिया कि आपके लिए, हाँ इतना भी करके जाओगे 1.5 डेज में तो हो जाएगा आपका आराम से। और सारे क्वेश्चन मैं देख के ये नोट्स बनाता हूँ कि हाँ कितने चांसेस क्वेश्चन आने के यहाँ से। एनी दी कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%, ठीक है। निधि कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, कितना 25% से एक्सीडिंग नहीं कर सकती। 25% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट नहीं, 25% ऑफ फेस वैल्यू। मान लो इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, तो 25% मतलब क्या, 25,000 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। फेस वैल्यू कंपनी का मान लो 1 करोड़ रुपीज़ है, तो 25% मतलब क्या, 25 लाख रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। इससे एक्सीडिंग नहीं हो सकता, ठीक है, इससे एक्सीडिंग नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें क्या लिख दिया, इक्वल अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो डिविडेंड का इक्वल अमाउंट होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अगर मान लो इसको एक्सीडिंग करना है तो सुनो, बट सब्जेक्ट टू सच कर, सो ये पूरा सुनो। पहले हमने क्या बोला कि निधि कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती एक्सीडिंग 25% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर तो इशू करती नहीं है, ठीक है। तो पेड अप शेयर इक्विटी शेयर जो होगा उसका 25% ऑफ फेस वैल्यू से एक्सीडिंग नहीं कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में क्या होगा, इक्वल ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तुम्हें वो जो अमाउंट है ना, जो डिविडेंड का अमाउंट एक्सीडिंग, मतलब तुम्हें एक्सीड करना है, तो इक्वल अमाउंट जो होगा, जो भी अमाउंट होगा ना, उसको जनरल रिजर्व में तुम्हें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। और वो बंदा डिविडेंड जो दे रहा है ना, वो नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट मतलब
मान लो कि उसने मेंबर से डिपॉजिट लिया होगा, अब वो डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहा है, तो मान लो मेंबर्स को कभी उसने डिफॉल्ट किया होगा डिपॉजिट में, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो सुनो पूरा समझो, आराम से समराइज करता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा नहीं तो। निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% ऑफ फेस वैल्यू, परफेक्ट। 25% ऑफ फेस वैल्यू से नहीं कर सकता, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। इक्वल अमाउंट जो भी तुम डिविडेंड दे रहे हो, इक्वल अमाउंट उसको अपना जर्नलिज्म में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। परफेक्ट, पहला जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड क्या है, आप डिविडेंड दे रहे हो तो याद रखना आपने कभी डिपॉजिट जो आपने मेंबर से पैसा लिया है ना, उसके रीपेमेंट कभी डिफॉल्ट ना किया हो। अदरवाइज तुम डिफॉल्ट कर रहे हो और ऊपर से डिविडेंड दे रहे हो लोगों को। पहले तुमने जो मेंबर से डिपॉजिट लिया था उसके डिफॉल्ट, मतलब उसने मेंबर से डिपॉजिट लिया, उसका डिफॉल्ट किया तुमने, पैसा का बर्बाद कर दिया तुमने, अब तुम उसको डिविडेंड देकर खुश करना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले डिफॉल्ट कभी नहीं मत करना मेंबर्स का, अदरवाइज तुम्हें डिविडेंड डिक्लेयर करने का ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट था, 25% याद रखना कि 25% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इतना याद रख लो काफ़ी है। एमसीक्यू यहाँ से इस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे डिविडेंड पे, ठीक है। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। चलो मिसलेनियस का जब सेकेंड टॉपिक उठाते हैं, अब देखो सेकेंड टॉपिक उठाते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ये सबसे छोटा टॉपिक है मिसलेनियस में, बहुत लिमिटेड चीज़ है, छोटा टॉपिक है। क्वेश्चंस आ जाएंगे, दो तीन एग्जांपल लेके मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी बारे में क्या बोला सुनो पहले। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% भी चलेगा, मतलब 51% से कम नहीं होना चाहिए। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है सर, याद रखना। अब मैं इसलिए क्यों लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, सुनो। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, कोई ऐसी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% भी चलेगा। पेड अप शेयर कैपिटल को क्या करो, इसको यहाँ पे ऐसे लो और ऐसे काट दो। सर अमेंडमेंट आया था यहाँ पे लिख दिया क्या, टोटल वोटिंग पावर। सर वोटिंग पावर क्या, कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल 1000 करोड़ है, उसमें 51% कर लिया, तो हाँ घुमा फिर वही है, बस वर्डिंग चेंज कर दिया, वोटिंग पावर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पे नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल पहले डिफिनेशन में था, उसको काट के वोटिंग पावर अमेंडमेंट आ चुका है, ठीक है। तो वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और पार्टली बाय सीजी एंड एसजी। सब बताओ, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ, सुनो। ये कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है RKM लिमिटेड, RKM करके कोई कंपनी है, ठीक है। सुनो, इसके वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट 30% होल्ड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट 30% होल्ड कर रही है। सर कितना हो गया टोटल, 60%। सब मोर देन या 51% से कम है, नहीं 51% होते तो चलता। सर यहाँ पे 30 नहीं होकर 21 होता तो 51% तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, लेस देन नहीं होना चाहिए। 51% भी हेल्ड कर रही है कौन, सीजी या एसजी, तो दोनों या तो कम, देखो या तो फुल क्या कर रही है, 51% सीजी होल्ड करती है, एसजी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जांपल सुन लो, पहला मान लो कि फुल 52% सीजी होल्ड कर रही है, यस दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। हमने पढ़ा है कि या तो 51% कम कोई भी होल्ड करे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करे, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हट जाएगा, हट गया, इसका 52% होल्ड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी है। जो अभी हमने पढ़ा कि पार्टली 25% सेंट्रल गवर्नमेंट और 26% स्टेट गवर्नमेंट इक्वल टू 51%, दोनों मिला के भी, तो कैसा भी कॉम्बिनेशन मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्यों ने 51% से ज़्यादा कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्यों ने 51% से ज़्यादा कर ले, या दोनों कॉम्बिनेशन मिला के इतना बना ले कि 51% हो जाए, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और इन एनी कॉम्बिनेशन, देन ये जो RKM कंपनी है ना, ये कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, जिसका वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल पहले था 51%, अब वोटिंग पावर है, तो 51% ऑफ वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल या जो भी हो गए वो बिहार के सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी होल्ड कर रही हो, सेंट्रल और स्टेट अपने किसी रेशियो में, लेकिन रेशियो 51% होना चाहिए। या तो अकेले सीजी 51% कर ले, या स्टेट गवर्नमेंट 51% कर ले, या दोनों मिला के 26 52 कर ले, या कोई भी रेशियो बना ले 20-50 या मान लो 10-45 ऐसा करके 51% हो जाए, तो ये गवर्नमेंट क्या, ये कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सबसेक्शन 45 में इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है।
तो याद रखना वोटिंग पावर और 51%, 51% से कम नहीं। मान लो ये 20%, ये 20%, तो भैया ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई। ये 25 50% गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई। ये 26, ये 25, हाँ 51% चलता है, ठीक है। चलो क्या बोला, ये होनी चाहिए और एनी सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सब मतलब ये हमने देखा आर के लिमिटेड करके थी, इसकी 26% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही थी और 26% स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही थी। तो ये 52% हो गई, 51% उससे मोर हो गई, तो यस इज दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। परफेक्ट। अब ये आर के लिमिटेड है ना, इसने क्या किया, एक एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कितना किया, जो कि 50% से ज़्यादा हो गया, ठीक है। 50% ज़्यादा हो गया, तभी क्या हो जाती है, सब्सिडरी हो जाती है कंपनी सामने वाली, मतलब कंट्रोल ले लिया। कंट्रोल कब होता है, जब किसी कंपनी में तुमने 50% से ऊपर का क्या किया, कंट्रोल किया, पेटअप कैपिटल होल्ड कर लिया उस कंपनी का। 49 नहीं, 50 नहीं, 50% से ऊपर का कंट्रोल तभी आता है। तो याद रखना 51% एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए, और 50% ऊपर है क्या, सब्सिडी बनने के लिए। क्या हमें वर्डिंग लिखा सब्सिडरी, तो हमें पता है सब्सिडी कब होती है, जब किसी कंपनी में हमारा कंट्रोल आ जाए। कंट्रोल कब आता है, जब किसी कंपनी में हमारा 50% ज़्यादा पेटअप कैपिटल होल्ड कर ले। तो एबीसीडी क्या बन गई, इसकी सब्सिडरी बन गई। किसकी सब्सिडी बन गई, आरके लिमिटेड की। तो क्या ये अब ये भी एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, यस। तो किसी गवर्नमेंट की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कहलाती है, याद रखना, ये दिमाग में बैठा लेना। गवर्नमेंट की सब्सिडी गवर्नमेंट कहलाती है। अब सब्सिडी कैसे होती है, 50% से ऊपर जब कंट्रोल आ जाता है हमारे पास, तो वो भी कंपनी सब्सिडी हो जाती है। सब्सिडी होते भी वो भी कंपनी क्या हो गई, गवर्नमेंट हो गई। बट हाँ, वो पहली कंपनी होल्डिंग कंपनी भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो क्राइटेरिया, एक तो पेडअप वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉम्बिनेशन बना के अपना हेल्ड कर ले, और जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन गई है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर आ चुका है 50% 51% वाला, अब वो कंपनी किसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और इन्वेस्टमेंट इतना कर रही है कि वहाँ पे कंट्रोल आ गया उस पर, तो वो सब्सिडरी कंपनी बनी और सब्सिडरी गवर्नमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो दो तरीके से गवर्नमेंट बन सकते हैं, एग्जाम्पल तो अच्छे से। हाँ सुनो मान लो, चलो साहिल प्राइवेट लिमिटेड, सुनते जाओ, ठीक है। इसका 25.5% होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट एसजी, और 25% होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज सीजी। सर क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, नो, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज लेस देन 51%। ऐसा कैसे, 25 + 5 20 इज इक्वल टू 50.5। सर लेस देन 51% नहीं होने चाहिए। सर अगर ये 25.5 और ये 25.5 होता तो 51 होता, यस देन इट इज गवर्नमेंट कंपनी। बट यहाँ पे 25 ही था, तो 50.5 देन इज गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई, ठीक है। तो 51% होनी चाहिए। सुनो सेकंड सुनो, एक कंपनी थी राज लिमिटेड, राज प्राइवेट लिमिटेड, सुनते जाओ। इसके 30% शेयर्स, 30% वोटिंग पावर हो गया, याद रखना वोटिंग पावर कौन होल्ड कर रहा है, LIC। LIC क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी ने 30% होल्ड किया है। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं और मैं भी फंसता था। सुनो 25% होल्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई। लोग का ध्यान कहाँ जाता है, लोग का ध्यान जाता है इस पे, लोग बोलते हैं यस 51% से ज़्यादा हो गई 55%, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। नहीं भाई, मैंने क्या बोला था, सुनो मैंने बोला था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट 51% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर हेल्ड करी तब वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। मैंने यहाँ बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छोड़ कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं। यहाँ कहीं पे तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट दिख रहा है, नहीं, यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रहा है 25%, और ये गवर्नमेंट कंपनी है। ये तो मैंने डेफिनेशन बताया ही नहीं है तुम्हें। अब गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है किसी कंपनी के शेयर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो 51% के कैलकुलेशन में याद रखना दो ही लोग आते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहीं बोला कि गवर्नमेंट कंपनी भी, कोई गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी का होल्ड कर रही है तो वो भी 51% में आएगा, नहीं। तो याद रखना LIC इज अ गवर्नमेंट कंपनी मान लो, और LIC 30% होल्ड कर रही है और 25% सीजी कर रही है, तो 55% का गवर्नमेंट कंपनी करके मत आ जाना। हाँ यहाँ पे LIC जगह क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट होता, SG होता, तो ठीक है 55% चलता। बट मैंने कहीं बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई कंपनी होल्ड करे 50% 51% लिमिट में, तो वो काउंट होगा नहीं। तो कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है तो उसको 51% लिमिट में काउंट मत करना। गवर्नमेंट कंपनी मैंने बताया ही नहीं है, सिर्फ दो ही लोग बताया मैंने, या तो CG या तो SG या तो कोई दोनों का कॉम्बिनेशन। परफेक्ट। और सेकंड क्या बताया, कोई गवर्नमेंट कंपनी बन गई है उसकी सब्सिडरी क्या होती है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। इसको दिमाग में बैठा लेना।
ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ फंसते हैं। मैं भी फंसता था, झूठ क्यों बोलूं, मैं खुद फंसता था, मैं भाई बहुत फंसता था कि कोई गवर्नमेंट कंपनी LIC करके है, या मान लो कोई कंपनी है उसने 30% किया, 25% किया, मैं भी इस पर फोकस करता था, 55% बोलता था यस दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। बट यहाँ पे CGSG है, LIC तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में बोला ही नहीं कि 245 में बोला गया कि गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, नहीं, CG और SG होल्ड करती है तब वो गवर्नमेंट कंपनी बनती है। बट वो कंपनी को ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट कंपनी पेटा से बेटा होल्ड वोटिंग पर होल्ड कर रही है, तो वो 51% कैलकुलेशन में नहीं आएगी। दिमाग में बैठा लेना अभी भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, ठीक है। डिफिनेशन को थोड़ा समराइज करते हैं, सुनो। 51% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, CG SG या बोथ इन एनी कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं बताया कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट कंपनी वो होल्ड करे, ठीक है। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, CG SG का कोई भी कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। ठीक है, और क्या बताया मैंने, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। नॉट होली भी होगा चलेगा, मतलब सब्सिडरी कब होता है यार, हमें पढ़ा हुआ है कि मोर देन 50% से ज़्यादा पेड शेयर होल्ड कर ली, कंपनी सब्सिडी बन गई थी, तो किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। परफेक्ट, दो जगह गवर्नमेंट कंपनी होती है, SG CG या कॉम्बिनेशन, या इसको भी सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स नोन एज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब एक क्लास सुन लो, इसका एक और सुन लो। 3 मंथ में AGM के डेट से, ठीक है, जो भी AGM का डेट जब भी कंडक्ट हुआ उसके 3 मंथ्स में, मान लो AGM कंडक्ट हुआ 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से 3 मंथ में, मतलब 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या होना है, सुनो क्या क्या करना है। और इसका पहले मैंने क्या MCQ के लिए, ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट कंपनी का, बाय C&AG। हमने पढ़ा है कि C&AG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करता है, ठीक है। प्लस उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट का ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। प्लस हमने पढ़ा था, अगर ऑडिट आप पढ़े होगे तो वहाँ पे होता है कि हाँ C&AG एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाती है, उसके कमेंट्स देती है, विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिलता है तो उसको एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी कमेंट देती है, 60 डेज के बाद ऑडिट देती है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट कराओ। सेम चार्टर अकाउंटेंट या कोई और चार्टर अकाउंट को अपॉइंट करके सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है, उससे भी कमेंट्स आते हैं। तो एनी कमेंट्स गिवन बाय C&AG, ठीक है, और प्लस बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहली बात याद रखना, ये प्लस नहीं है, ये मान लो ऑडिट कौन करेगा, C&AG। ऑब्जेक्टिव याद रखना, ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट कंपनी के, C&AG। अकाउंट्स बुक्स अकाउंट चेक करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, कमेंट देगा गिवन बाय C&AG। कमेंट कब देगा, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होता है, जब मेन ऑडिट खत्म होता है ना, विद इन 60 डेज में C&AG बोलता है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर कुछ कमेंट देता है सप्लीमेंट्री ऑडिट पर एडिशनल, तो वही कमेंट क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ क्या करना है, 3 महीने के अंदर AGM के डेट से, ठीक है, सबमिट करना किसको, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेंबर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है, मतलब क्या, मान लो कोई कंपनी है, इसके 60% वोटिंग पावर CG अकेला होल्ड कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला मेंबर हुआ, तो इफ CG इज मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देन फाइलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स बुक, ऑडिट रिपोर्ट, एनी एक्स्ट्रा कमेंट गिवन बाय C&AG, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के बाद आता है। जब मेन ऑडिट होता है उसके 60 डेज के बाद CG सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का रिपोर्ट ऑर्डर दे सकती है। और बोर्ड रिपोर्ट क्या करना है, फाइल करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मेंबर है हमारा, मतलब अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट 60% होल्ड कर रहा है, अकेला मेंबर है, तो वो सच डॉक्यूमेंट फाइल करना है किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। ऑफ, अब सेकंड क्या बोलते हैं, इफ स्टेट गवर्नमेंट इज अ मेंबर, ऊपर मान लो लिख दो मोदी जी, लिख दो, मतलब मोदी जी अकेले किसी कंपनी के मेंबर है, तो कंपनी के 51% से ऊपर 51% भी कर रहे हैं तो वो मेंबर कहलाएंगे। तो अकेला वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, कौन डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फाइल करना है। अब मान लो CG इज ए मेंबर, मान लो अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, तो देन क्या करना है, इफ SG इज ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देन फाइल टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन फाइल टू हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है।
नोट्स में देख लेना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट अगर अकेला मेंबर है तो हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में। कितने मंथ में? ईजीएम के डेट से 3 मंथ्स में। क्या क्या देना है? ऑडिट रिपोर्ट देना है, एक्स्ट्रा कमेंट देना, जो CNDG ने ऑडिट रिपोर्ट करने के बाद का सप्लीमेंट्री ऑडिट के बेस पे एक्स्ट्रा कमेंट दिया होगा, बोर्ड रिपोर्ट देना है, अकाउंट्स ऑडिट हुई है, सब कुछ देना है 3 मंथ्स के ईजीएम के डेट से। किसको? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला मेंबर है तो उसको दे दो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो पेश होगा। स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए 51% से ज़्यादा मेंबर होल्ड करे तो स्टेट हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी डेट सेट याद रखना, LIC गवर्नमेंट कंपनी 51% की लिमिट में नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट रजिस्टर वैल्यू देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास क्वालिटी बहुत बड़ा हो गया है, अच्छे से करना, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है।